नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। चुनाव निपट गए, एग्जिट पोल आया और चला गया। अब नतीजे आ गए। किसी ने व्हाट्सएप पर एक बड़ा सुंदर मैसेज किया है कि 2024 का चुनाव सबका साथ सबका विकास लेकर आया है। विपक्ष के लिए लोकतंत्र बच गया, चुनाव आयोग के लिए ईवीएम की इज्जत बच गई, विपक्ष भी बच गया और बीजेपी की सरकार भी बच गई। सत्ता भी खुश, विपक्ष भी खुश, दोनों ओर के न्यूज एंकर भी खुश। हर कोई खुश है सिवाय मायावती को छोड़कर। उसे इस बार एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन इस बार भारत के आम चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में रह सकती है। बीजेपी को 240 के करीब सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए 272 के आंकड़े चाहिए। एनडीए गठबंधन के खाते में करीब 292 सीटें आई है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। अब अगर जेडीयू की 12 सीटें और टीडीपी की 16 सीटें मिलाए तो 28 सीटें होती है, यानी दोनों पार्टियों के बिना एनडीए का आंकड़ा 264 पर आ जाता है, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। तो सरकार 5 साल चले, इसके लिए 5 साल बीजेपी को नीतीश कुमार और नायडू की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। ऐसी नौबत आने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो आज बात उत्तर प्रदेश की करें, जहां 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41% रह गया। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 तो योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार को रोक नहीं पाए। तो अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई, जहां 2-3 महीने पहले भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। इस हार के कई कारण तलाशे जा रहे हैं। कुछ इसे हिंदुओं का विघटन बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि प्रत्याशी मसलन उत्तर प्रदेश में वोटर ने मोदी जी के चेहरे की बजाय प्रत्याशी का चेहरा देखा। इस कारण सपा ने भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 37 सीटें उसने जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने केवल 5 सीटें जीती थी। सपा का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर अब 33% हो गया। यूपी का सियासी नक्शा देखेंगे तो सपा ने पूर्वांचल, वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में भगवा रंग को लाल रंग से गाढ़ा कर दिया है। इसका सबसे ठोस कारण रहा यूपी में भाजपा ओबीसी वोटर को यूपी में एकजुट नहीं कर सकी। इसके पीछे की बड़ी वजह अखिलेश का पीडीए कार्ड था, क्योंकि भाजपा जातीय समीकरण को देखकर मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार सकी। पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटर इस बार पूरी तरह सपा की ओर शिफ्ट हो गया। राजभर और निषाद वोटर भी भाजपा के खाते में पूरी तरह नहीं आ पाया। दूसरा, यूपी में भाजपा की हार के पीछे पुराने सांसदों को टिकट रिपीट करना बड़ा कारण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान ये सांसद जब जनता के बीच गए तो कई जगह पर इन्हें विरोध देखने को मिला। पश्चिमी यूपी में अलीगढ़, एटा, कैराना, मुजफ्फरनगर और पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांसगांव और सीटों पर इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा ने यूपी की 48 सीटों पर पुराने सांसदों को टिकट रिपीट किया था, जिनमें से 20 चुनाव हार गए। स्पष्ट है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक और भी रहा। वो था द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि पहले हमें यानी भाजपा को आरएसएस की जरूरत होती थी, लेकिन अब नहीं है, अब हम खुद के बल पर चुनाव जीत सकते हैं। दूसरा, नड्डा जी का यह भी कहना था कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल उनका कोई प्लान नहीं है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद आरएसएस ने कहा था कि पार्टी व्यक्तिवाद के भरोसे नहीं चलानी चाहिए। उनका साफ इशारा मोदी जी की ओर था। यही कारण बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए संघ के कार्यकर्ता कम एक्टिव रहे। संघ के कार्यकर्ता कैडर के लोगों को टिकट नहीं देने और संगठन की रीति नीति से पार्टी के हटने की वजह से भी नाराज रहे। इसे साधारण शब्दों में समझे तो ऐसा रहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस से हटकर बीजेपी में जाने वाले लोगों को ज़्यादा टिकट दिए गए और ग्राउंड पर पार्टी के लिए मेहनत कर रहे लोगों को नकारा गया। इससे भाजपा में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका भी नाराज रहा, क्योंकि उनके यहाँ बाहरी प्रत्याशी को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। इससे भी कई सीटों पर भाजपा में टकराव देखने को मिला। कई जगह पर ऐसे प्रत्याशियों को भी अंदर खाने में विरोध हुआ जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया। अब सपा का गणित समझिए। अखिलेश ने इस बार यूपी में अपनी 62 में से केवल 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्हें पता था कि इन 2 जातियों का वोट मिलता है, इसलिए बाकी जातियों को साथ रखा जाए। सपा ने इस बार 62 में से 17 प्रत्याशी दलित उतारे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण रोकने को सपा ने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारे। कुल 9 स्वर्ण
30 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे, यानी सपा ने इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए। 2019 के चुनाव में सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसने केवल 3 टिकट ही इस बिरादरी को दिए थे। इस बार सपा ने गैर यादव, पिछड़ी जातियों में निषाद और बिंद समाज के 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिए। यही कारण है कि इस बार इन जातियों का वोट भाजपा को शिफ्ट नहीं हुआ। सपा ने जाट, गुज्जर, राजभर, पाल और लोधी समुदाय में से भी एक एक टिकट दिया। बागपत, केसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया। धोरहरा और चंदौली में भी ठाकुर प्रत्याशियों को उतारा। यानी अखिलेश के पीडीए में 90% आबादी की हिस्सेदारी की बात की थी, उनके प्रत्याशियों के बंटवारे में इस बार 90% की हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित भी की। यानी सपा के टिकट बंटवारे में ऐसा खेल किया कि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी भी वैसी जीत हासिल नहीं कर पाए जैसी उन्होंने 2019 में की थी। इसके अलावा चुनाव में कई अहम मुद्दे होते हैं, कई अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। आप 2014 और 2019 का चुनाव देखिए, इसमें हिंदुत्व भी था, विकास था, रोजगार था, महंगाई थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निपटने की बात थी। तो साल 2019 में हिंदुत्व भी था, राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ गई, धारा 370 भी था, राम मंदिर जैसे मुद्दे भी मुखर थे। लेकिन इस बार जहां विपक्ष रोजगार, अग्निवीर, किसान, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात कर रहा था, तो वहां सत्ता पक्ष या तो 400 पार के नारे पर यटका रहा, या ऊल जलूल बयानबाजी, खुद को परमात्मा का अवतार बताना या भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का भक्त बताना, ये सब भी फैक्टर रहा। आज सबके हाथ में मोबाइल है, एक छोटा सा वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। भाजपा लगी रही कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन, इसके सिवा दूसरा कोई मुद्दा नहीं खोज पाई, तो विपक्ष भी एकजुटता के लिए जद्दोजहद में उलझा रहा। वह मोदी नहीं तो कौन वाले सवाल से किनारा करता रहा। चूंकि निशाने पर मोदी जी हैं, तो उनके भाषण, इंटरव्यूज में इतना मसाला तो था ही कि विपक्ष उनके सैकड़ों मीम और छोटे छोटे वीडियो आदि बनाने में जुटा रहता था। वो खूब प्रचारित भी करता था। अगर किसी चुनाव में सोशल मीडिया पर दम दिखाने का कोई महत्व होता है, तो इस बार विपक्ष ने खूब बाजी मार ली। इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी का सुबह मैसेज देखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दलालों को टिकट, चाटुकारों को टिकट, हीरो को टिकट, हीरोइनों को टिकट, नाचने वालों को टिकट, गाने वालों को टिकट, पाखंडियों को टिकट, विरोधियों को टिकट। ये भी एक बड़ा नुकसान रहा। दूसरा, विपक्ष हाथ में संविधान लेकर जाता और हर जगह कहता कि वो संविधान की रक्षा करनी है। आम आदमियों के बीच में ये खौफ इतना फैलाया गया कि आम आदमी, दलित, पिछड़ा वर्ग इससे काफ़ी डर गया कि कहीं संविधान खत्म ना हो के उनके लिए आरक्षण आदि चीज़ें खत्म ना हो जाए। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी पार्टी ने 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता भाजपा में शामिल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इसमें 10 कांग्रेस से गए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से 4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, एसपी और वाईआरएससीपी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर क्या कारण रहा इन लोगों को लेने का, क्या जरूरत थी? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीजेपी ने वहां अजीत पवार को साथ लिया, जिस पर घोटाले के आरोप थे। क्या हासिल हुआ? महाराष्ट्र में एनडीए को और कम सीटें मिली। इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि आम मतदाता ये सोचता रहा कि 400 सीटें तो आ ही रही है, भीषण गर्मी में वो क्यों वोट डालने जाए, ये सोचकर कि मोदी जी का तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इतिहास का एक बड़ा सुंदर कथन है कि जब जब कोई विकल्प नहीं होता, तब तब इतिहास एक विकल्प खोज लेता है। खैर, चुनाव निपट गए। अब बीजेपी जोड़ तोड़ से सरकार भी बना लेगी, लेकिन क्या वो सरकार 2014 और 2019 की तरह मजबूत और ताकतवर सरकार होगी? मन में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन सच तो ये है कि सरकार बनाने के लिए मोदी और बीजेपी के सामने अब इन पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी। ताज़ा नतीजों के बाद सत्ता समीकरणों में इन दोनों नेताओं के किंग मेकर होने की भूमिका में आ जाने पर यह सरकार अब बिना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नहीं चल पाएगी। और नीतीश कुमार मौसम की तरह रंग बदलते हैं, उन्हें चाचा पलटू राम भी कहा जाता है, या कहो ये दोनों ही पुराने उस्ताद और मंजे हुए राजनेता है, खास तरह की राजनीतिक सोच रखने वाले हैं। और इस सत्ता समीकरण की वो पूरी कीमत वसूल करेंगे और वो अपनी मांग रखेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, तभी वो रहेंगे। हालांकि सामान्य राजनीतिक संदर्भों की बात करें तो तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में 240 के करीब सीटें लाना कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है। मोदी जी ने अपना लक्ष्य इतना आगे कर दिया था कि 400 पार कि बीजेपी जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रही है और विपक्ष हार कर भी उसे लग रहा है कि वो जीत गया।
दूसरा सबसे बड़ी चुनौती ये भी रही कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी, सिवाय खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। अब वो सत्ता में भागीदारी बढ़ाएंगे। लोगों की सुनी जाएगी तो सरकार चल पाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। यानी सरकार को गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा और वाजपेयी जी के मॉडल अपनाने पड़ेंगे तो ही सरकार चला पाएंगे। इसमें सवाल ये भी है कि मोदी जी को इस मॉडल के बारे में अपने जीवन में कोई अनुभव नहीं है। साल 2002 से लेकर 2024 तक वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने एक छत्र पूर्ण बहुमत की सत्ता चलाई। अब अचानक तालमेल घालमेल गठबंधन की सहमति की राजनीति करना उनके सामने एक चुनौती होगी। अब वो इस भूमिका को कितना निभा पाते हैं उस पर सरकार का टिकाऊपन निर्भर करता है। कुल मिलाकर अब सवाल बन जाता है कि मोदी जी का तीसरा टर्म चुनौती भरा होगा, क्योंकि इस बार सरकार 400 पार की नहीं गठबंधन की है।